आपने ये तो सुना ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह होता है। यही हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाता है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी काम कर पाते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता कैसे है? चलिए सबसे पहले आज हम यही जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी सेल में इस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी ज्यादा होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेल को उसके मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कुछ सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। जैसे मसल सेल के अंदर इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मसल सेल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है मसल सेल को। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों ही फास्फोलिपिड की लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है जिसमें साइटोसोल की तरह फ्लूइड भरा रहता है और ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई सारे फोल्ड को बनाता है जिससे इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का अंदरूनी भाग कई सारे कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है जिसे क्रिस्टा कहते हैं और इसके अंदर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स भरा रहता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे काम के एंजाइम्स, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम भरे रहते हैं। देखिए सर्कुलर डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बहुत ही आसानी से डिवाइड होकर नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। उसे सेल डिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है। राइबोसोम की वजह से इसके अंदर ये अपने काम के प्रोटीन को सिंथेसिस भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब आता है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता कैसे है। और याद रखिएगा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एनर्जी का बनाना एक बहुत ही अलग प्रोसेस है। उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं जो कि 4 चरणों में होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी बनाने के लिए। चलिए ये बात जानते हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए जब हम भोजन खा लेते हैं और भोजन में कार्बोहाइड्रेट पचकर ग्लूकोज बना लेता है और यही ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो इसका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेज। ग्लूकोज दरअसल 6 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ होता है और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद यही ग्लूकोज अब 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में बदल जाता है और इस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल NADH का भी प्रोडक्शन होता है। ये NADH बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। देखिए यही पाइरुवेट मॉलिक्यूल अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं और अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेज चालू होता है, पाइरुवेट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में पाइरुवेट एसिटिल CoA में बदल जाता है 2 कार्बन वाले अणु में और इसमें नेट 4 NADH और 1 FADH2 जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है उसका निर्माण होता है। इसमें कुल 1 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है और ये जो दोनों स्टेज है ना इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये एनएरोबिक प्रोसेस होते हैं। इसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन का तीसरा स्टेज चालू होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। इसमें बहुत सारे एंजाइम एसिटिल CoA के साथ रिएक्शन करके एंड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सेलो एसिटेट एसिड का निर्माण करते हैं और इसमें कुल 6 NADH मॉलिक्यूल, 2 FADH2 मॉलिक्यूल, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 2 ATP का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है पर इनडायरेक्टली ऑक्सीजन पर यह प्रोसेस बहुत ज्यादा निर्भर करता है, इसीलिए इसे एरोबिक प्रोसेस कहा जाता है। देखिए इन सब प्रोसेस के बाद अब एनर्जी प्रोडक्शन का यानी ATP प्रोडक्शन का मेन स्टेज आता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन कहते हैं और इसमें मूलतः भाग लेता है ये NADH और FADH2 जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो कि अभी पिछले के 3 प्रोसेसेस में बहुत सारे बन गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ शरीर में फॉर्म होते हैं प्रोटीन और विटामिन के थ्रू और इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इस आखिरी स्टेज पर लेकर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। होता क्या है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इन्हीं NADH और FADH2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को बाहर की ओर पंप करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ और इस प्रोसेस में अब ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वाटर का निर्माण भी करता है। जो आप ये बड़ा सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, इसे ATP सिंथेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब यही बाहर हुए पंप प्रोटॉन इसी ATP सिंथेस से होते हुए अंदर की ओर आते हैं तो ये ATP मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं 4 हाइड्रोजन आयन से यानी 4 प्रोटॉन से
एक एटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और कुछ इस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। कम से कम एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा आपको कि ये माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करता है।